हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस समय पूरे विश्व में युद्ध का माहौल है, जिसमें ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिल करके हमला कर रहे हैं। क्या भविष्य में भारत पर भी इस तरीके का हमला हो सकता है? और अगर भारत पर इस तरीके का हमला हुआ, तो भारत इसका जवाब कैसे देगा? तो भारत पर इस तरीके का हमला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास है एक ऐसी चीज जिससे दुनिया का कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो क्या ईरान के पास ये चीज नहीं थी? तो जी हाँ, ईरान के पास ये चीज नहीं थी जो चीज भारत के पास है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप हमें एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए, आज हम इस पूरी बात पे समझते हैं कि भारत पर हमला करने से पहले दुनिया का कोई भी देश 100 बार क्यों सोचेगा और ईरान पर इस तरीके का हमला क्यों किया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि ईरान पर जो हमला किया गया है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि ईरान का परमाणु संपन्न ना होना। तो ईरान एक परमाणु संपन्न देश नहीं है, इसलिए ईरान पर इस तरीके का हमला किया गया है। वहीं भारत एक परमाणु संपन्न देश है, इसलिए भारत पर लोग सीधे हमला करने से पहले कई बार सोचेंगे कि भारत पर हमला किया जाए या ना किया जाए। ठीक है ना? तो भारत परमाणु संपन्न देश कैसे बना? भारत परमाणु संपन्न देश बनने के पीछे क्या कारण था? कौन-कौन से ऐसे वो महापुरुष थे जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में अपना योगदान दिया था? चाहे वो राजनीतिक लोग हों और चाहे वो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, आज हम उस चीज़ों को समझेंगे कि भारत एक परमाणु संपन्न देश कैसे बना। उसके पीछे के 2 बड़े कारण भी देखेंगे, एक तो 1974 की घटना, दूसरी देखेंगे 1998 की घटना, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और एक समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। जी हाँ, इन दोनों महानुभावों ने हमारे देश को आज परमाणु संपन्न देश बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। आज की राजनीति से बिल्कुल अलग थी राजनीति। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर है। हालाँकि वर्तमान की जो सत्ता में पार्टी है, केंद्र सरकार में जो पार्टी है बीजेपी, इसी से प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक कांग्रेस पार्टी है जो पहले सत्ता में रह चुकी हैं। उसकी भी प्रधानमंत्री थी, लेडी थी इंदिरा गांधी जी। दोनों के समय में परमाणु का परीक्षण किया गया था, उसके बाद ही हमारा देश आज परमाणु संपन्न हुआ है। तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति बहुत ज़्यादा अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा देश परमाणु संपन्न देश कैसे बना। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना थोड़ा-सा कॉपी पेन ले लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट आएँगे जो आपको याद होने चाहिए, आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं और यदि आप कोई नॉर्मल पर्सन हैं तो आप इसे जानकारी की दृष्टि से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि दी गई जानकारी बिल्कुल सही है, तो आप हमें एक लाइक दे दीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भारत के पास, चूँकि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, तो भारत के पास देखिए क्या है, एक परमाणु ऊर्जा विभाग है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग सीधे प्रधानमंत्री के कंट्रोल में रहता है। सीधे प्रधानमंत्री के कंट्रोल में रहता है क्योंकि परमाणु ऊर्जा प्रबंधन और मंत्रालय एक अलग से ही बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री पीएमओ के सीधे कंट्रोल में रहता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये मुख्य विभाग है जो कि परमाणु तकनीकी अनुसंधान और बिजली उत्पादन की देखरेख करता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो डीएई की स्थापना 1954 में हुई थी। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, भारत में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो इसके लिए क्या बनाता है, नियम बनाता है। तो ये विभाग के लिए नीतियां बनाने के लिए सर्वोच्च संस्थान है। तो ये जो डिपार्टमेंट के लिए नीति बनाने का काम कौन करता है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन करता है। और इसमें जो निर्णय लेने होते हैं वो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें सीधे प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। ये दो महानुभाव को आप देख रहे हैं, ये महापुरुष हैं दोनों, एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये दो महापुरुष हैं जिनकी वजह से आज हम खुल करके कह सकते हैं कि हम भारत अर्थात भारत परमाणु संपन्न देश है। ठीक है ना? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा जी को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ये हैं आपके होमी जहांगीर भाभा जी। और दूसरे हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इनका सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे ये रक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और 1998 को
जब वो पोखरण सेकेंड ऑपरेशन शक्ति के तहत हम लोगों ने परमाणु संपन्न देश उसी समय हम घोषित हुए थे, क्योंकि उसी समय हमने फाइनल टेस्टिंग की थी और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का था तो ये 2 वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरे वैज्ञानिक थे डॉक्टर आर चिदम्बरम। ये मुख्य रूप से इन दोनों ने इसमें भूमिका अदा की थी। ठीक है ना? तो चलिए ये उसके बाद ये जो मुख्य संस्थान हैं जो वर्तमान में परमाणु पर जो है वो स्टडी करते हैं, एक है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क कहते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई के ट्राम्बे में है। तो स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। और दूसरा है इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र जिसे IGCAR कलपक्कम में इसका मुख्यालय है। तो ये 2 जो है वो संस्थान हैं जो कि परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत परमाणु संपन्न देश कैसे बना, इसके पीछे का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है। तो ये हमारी शुरुआत जो है वो आज़ादी से ठीक पहले ही शुरू हो गई थी और ये शुरू की थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1944 में। तो 1944 में इन्होंने एक संस्थान बनाया था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय ही इन्होंने एक संस्थान बनाया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नाम से इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था और उसको बाद में 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ। क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ 1948 में देश आज़ाद हो चुका था, उस समय प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी आपके प्रधानमंत्री थे। तो उसी समय एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ जिसमें परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया था, AEC का जो है गठन किया गया था। और उसके बाद 1954 को 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया, DAE बनाया गया, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करने लगा था। ठीक है, तो ये 1948 में आपका AEC बनाया गया था और 1954 को आपका DAE की स्थापना की गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का था। उसके बाद हमारा परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो उसका पहला चरण है हमारा स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ये ऑपरेशन था, ये आपका कार्यक्रम था 1974 को। इस समय प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी जी थी। ये वो लेडी थी जो दुनिया के किसी भी दबाव में नहीं आई। सोचिए आज की जब ऐसी परिस्थिति है जो युद्ध की तरफ पूरा दुनिया झुका हुआ है, उस समय सोचिए जब एक लेडी जो प्रधानमंत्री थी जिसके पास इतना ज़्यादा संसाधन नहीं था उस समय हम दुनिया में कहाँ पर आते थे ये तो आप सबको पता है। उस समय ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो डरी नहीं और हमें इस तरीके का परमाणु संपन्न बनाने में योगदान दिया। तो ये है आपकी 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो इस समय प्रधानमंत्री थी आपकी कौन, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहला अपना परमाणु का परीक्षण किया था। परीक्षण का समय और स्थान अगर हम बताएं आपको तो तारीख थी 18 मई 1974, दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा का ये दिन था और इसीलिए इसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। ठीक है, स्थान था राजस्थान का जैसलमेर जिला है, आज भी वहाँ पर रेत है और पोखरण का रेगिस्तान का इलाका था क्योंकि वहाँ पे आबादी कम थी और इसको कोड नाम दिया गया था। सीधा नहीं कहा गया था कि हम परमाणु को परीक्षण करेंगे, तो उसको एक कोड नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा वाला दिन था और हम लोग उस समय ये सोच करके परीक्षण नहीं कर रहे थे कि हम परमाणु संपन्न देश होंगे, हम किसी पर हमला करने के लिए औजार बनाएंगे, ऐसा नहीं था। हम उस समय ये सोच करके अपनी परीक्षण कर रहे थे कि हम जो है वो माइनिंग में परमाणु को विस्फोट करके हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ेंगे, उसके साथ हम बिजली बनाएंगे। तो इस तरीके की सोच हमारे मन में थी, लेकिन फिर भी स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हमने वहाँ पे परीक्षण किया था क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में एक नियम बन चुका था कि कोई भी देश बिना किसी बड़े देशों की अनुमति के परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। फिर भी इन्होंने इतना दिल दिखाया और इतना अपना बड़ा दिल दिखा करके देश को आज परमाणु संपन्न बनाया। ठीक है ना? परीक्षण सफल होने के वैज्ञानिक प्रधानमंत्री, तो ये स्माइलिंग बुद्धा था। और जब परीक्षण सफल हुआ तो इंदिरा गांधी जी को संदेश भेजा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि बुद्ध मुस्कुराए। क्या कहा था? कोड के रूप में कहा गया था कि बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराए का मतलब है कि परीक्षण सफल हुआ, क्योंकि इसकी भनक किसी को नहीं लगी थी। उस समय इसकी भनक किसी को नहीं लगी थी। सब कुछ अंदर अंदर चल रहा था, इतना खुल करके नहीं कहा गया था कि हम परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है ना? इसीलिए उन्होंने कोड में कहा था कि बुद्ध मुस्कुराए।
इसका नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो आप अगर उद्देश्य के रूप में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया उद्देश्य था बिजली उत्पादन करना, खनन जैसे कार्यों में परमाणु ऊर्जा की क्षमता को जांचना। अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो आपके पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी सेठाना। ये परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के अध्यक्ष थे उस समय। ये हैं डॉक्टर होमी सेठाना। ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी नहीं, ये दूसरे हैं डॉक्टर होमी सेठाना। दूसरे हैं डॉक्टर राजा रमन्ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क है उसके निदेशक हुआ करते थे। ये हैं आपके डॉक्टर राजा रमन्ना। तीसरे हैं डॉक्टर आर चिदम्बरम। ठीक है, तो डॉक्टर आर चिदम्बरम ये जो थे आपके ये वाले हैं जो कि आपके मुख्य डिजाइनर थे जो उसमें परीक्षण हुआ था उसके। ठीक है, तकनीकी विवरण की बात करें तो ये प्लूटोनियम डिवाइस थी। जब ये 1974 में आपकी स्माइलिंग बुद्धा के तहत परीक्षण किया गया था तो ये प्लूटोनियम डिवाइस थी और इसे 107 मीटर जमीन के नीचे विस्फोट कराया गया था। और ऐसा इसलिए करवाया गया था ताकि इसके रेडियोधर्मी तत्व जो है वो बाहर ना निकल के आ पाए। ठीक है ना। और इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो 12 किलो इसमें 12 किलो टन इसमें जो है वो टीएनटी के बराबर की इसमें पावर थी। ठीक है, 12 किलो अगर हम टीएनटी विस्फोट करवाएं तो उसके बराबर थी, जिसको हम लोग कहते हैं नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसके बराबर की क्षमता का ये परीक्षण उस समय हुआ था 1974। इसके बाद दुनिया में प्रतिक्रिया आई और परिणाम क्या रहे तो दुनिया की प्रतिक्रिया क्या थी। छठा परमाणु राष्ट्र बना था भारत। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जिन्हें परमाणु परीक्षण किया। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास ये क्षमता थी। तो उस समय भारत जो है वो छठे नंबर पर आ चुका था कि दुनिया में छठे नंबर पर भारत में भी परमाणु संपन्नता आ गई थी। ठीक है, हालांकि वो परमाणु बाकी बम के रूप में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी परमाणु का परीक्षण करने के मामले में हम लोग छठे नंबर पर आ चुके थे। प्रतिबंध लगाए गए थे तो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से हम लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कनाडा के साथ जो सहयोग से हमारा साइरस नाम का एक जो रिएक्टर हम लोग बना रहे थे उसमें हमने कनाडा से सहयोग लिया था, तो कनाडा ने उस पर सहायता रोक दी थी। कनाडा ने पैसा देने से मना कर दिया था कि आप तो परमाणु संपन्न हो चुके हैं या फिर आप किसी की बात नहीं मानते हैं, आप स्वयं अपना परीक्षण कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका और कनाडा ने लगाए थे। उसी के बाद फिर एनएसजी की गठन कर दिया गया था पूरे विश्व में। इस परीक्षण के जवाब में दुनिया के शक्तिशाली देशों ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो न्यूक्लियर सप्लाई करता है उसके ग्रुप को जोड़ा और एक बनाया, एनएसजी बनाया, जिसमें भविष्य में कोई अन्य देश बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के परमाणु तकनीकी का उपयोग ना कर सके। तो उस समय ये प्रतिबंध भी लगा दिया गया था फिर। तो अब बात आती है 1998 का जो ऑपरेशन शक्ति है जिसे पोखरण सेकंड कहते हैं। ये वो दौर था जब हमारा देश पूर्ण रूप से परमाणु संपन्न देश बन गया था, जिसमें ये आप देख रहे हैं महानुभाव, ये है हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी। हालांकि वो प्रधानमंत्री थे, इनकी सोच आज के प्रधानमंत्री से, आज के राजनेताओं से काफी अलग थी। इनको उनके साथ में तुलना करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये चाहे किसी भी अलग अलग राजनीति पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन तीनों ने, सभी ने मिलकर के एक ऐसा देश का विकास सोचा था कि देश का विकास हो और देश जो है वो परमाणु संपन्न हो जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ये आप देख रहे हैं, ये थे के नारायण जो कि उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, और ये हैं डॉक्टर आर चिदम्बरम। ठीक है, तो ये चारों लोगों का इसमें सहयोग था। अगर हम देखेंगे तो भारतीय इतिहास की सबसे साहसी और रणनीतिक घटनाओं में से एक थी। इन पर भी बहुत दबाव था क्योंकि उस समय तो वो आयोग बन चुका था, एनएसजी बन चुका था कि बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आप परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए उस समय कितना दबाव रहा होगा। लेकिन ये बिना किसी दबाव के इन्होंने, जो प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, 11 मई और 13 मई 1998 को इन्होंने फिर से परीक्षण किए पोखरण में इन्होंने फिर से परीक्षण किए। और इनका ये संकल्प था कि हम परमाणु संपन्न देश बनेंगे, हम परीक्षण करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। उस समय राष्ट्रपति थे आपके के आर नारायण, और टीम के जो लीडर थे वो थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम जो डीआरडीओ के उस समय प्रमुख भी थे, और डॉक्टर आर चिदम्बरम जो एईसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये थी वो जगह जहां पर ये परीक्षण हुआ था। फिर से ये परीक्षण रात में उस समय हुआ था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं रेगिस्तान वाला पूरा इलाका था। वैज्ञानिकों की सेना की वर्दी, ये एक रोचक तथ्य है, मैं आपको थोड़ा सा बता देते हैं। क्योंकि उस समय देखिए था क्या कि अमेरिका के पास एक जासूसी सैटेलाइट हुआ करती थी। अमेरिका के पास एक इतनी डेवलप सैटेलाइट थी जो हमें भारत पर नजर रखती थी, क्योंकि उनको भनक लग चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये फिर से अपना परमाणु का परीक्षण करेंगे। तो वो नजर रखते थे हम पर, और नजर रखते थे क्या
कि ये कहीं कोई गतिविधि तो नहीं चल रही है पोखरण में। तो उससे बचने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, सेना की वर्दी पहनी। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, इन्होंने सेना की वर्दी पहनी। ये आप देख रहे हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी खड़े हुए हैं और ये चिदम्बरम जी खड़े हुए हैं। इन लोगों ने सेना की वर्दी पहनी और इतना ही नहीं, सेना की वर्दी पहनी साथ ही साथ अपनी गाड़ी वगैरह खुद चला करके जाते थे और इन्होंने अपने नाम भी फेक नाम रख लिए थे। अगर कोई पूछता था तो ये नाम फेक बता देते थे। मेजर जनरल पृथ्वीराज, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपना नाम रखा था मेजर जनरल पृथ्वीराज। और उसके बाद जो चिदम्बरम जी थे, इन्होंने अपना नाम रखा था नटराजन। तो इस तरीके से इन्होंने अपने नाम भी रखे थे। चलिए कोई नहीं, अगर झूठ बोलना पड़े देश के हित में तो एक बार बोल जाइएगा, लेकिन ये झूठ भी आज हमें गर्व करवाने के लिए बहुत है। सीक्रेट ट्रांसपोर्टेशन था, किसी को मालूम ही नहीं चला था कि पोखरण में क्या चीज जा रही है। क्या हुआ, परमाणु डिवाइसेस के हिस्से को पोखरण तक ले जाने के लिए किसी बड़े ट्रक या मिलिट्री कॉन्वॉय का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें विदेशी सैटेलाइट के शक हो जाता था कि इसके बजाय डिवाइस के विकल्प पुर्जों को साधारण ट्रकों में भर करके ले जाया गया था, ताकि वे आम महकमा गाड़ियों की तरह दिखे। तो इसमें जो डिवाइस थी, बड़ी डिवाइस थी, इसको क्या किया था, एक साथ में पूरा नहीं ले गए थे, क्योंकि उसमें मिलिट्री कॉन्वॉय को ले जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि इन्होंने छोटे-छोटे टुकड़ों में ले गए, फिर वहाँ जाकर के इसको जोड़ लिया पूरी डिवाइस को। तो ये सीक्रेट मिशन था, ट्रांसपोर्टेशन भी किसी को मालूम नहीं चला था कि आखिर चल क्या रहा है। वहाँ पे मिलिट्री की गाड़ियों को इधर-उधर ले जाया गया था ताकि लोगों को पता ना लगे कि आखिर चल क्या रहा है। एक मॉक ड्रिल जैसा उस समय प्रोग्राम चल रहा था। अमेरिका की आँखों में धूल, तो अब ये जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें अमेरिका की आंखों में धूल झोंकी और सीआईए को सबसे बड़ा फेलियर हुआ उस समय। जो आपकी सीआईए थी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, इसको भी भनक नहीं लगने दी। सोचिए, लैक्रोस जैसा इनके पास एक सैटेलाइट था, जो जासूसी सैटेलाइट था, जो रात के अंधेरों में भी पोखरण की तस्वीर लेने में सक्षम था, लेकिन उसको भी भनक नहीं लगने दी। कैसे, ट्रैकिंग सैटेलाइट। तो जो जब ट्रैकिंग हम लोगों ने सैटेलाइट का भी परीक्षण देख लिया था, स्टडी कर ली थी कि हमारे पोखरण वाले हिस्से पर ये सैटेलाइट कब कब आएगी। तो उसमें उन्होंने देखा था कि कब कब आएगी, उसका एक चार्ट मैप तैयार कर लिया था। जब वो सैटेलाइट इस हिस्से पे, जो पोखरण वाला हिस्सा था, उस पे पड़ती थी, जैसे ये पोखरण वाला हिस्सा था यहाँ पे, तो जैसे ही सैटेलाइट यहाँ पे रहती थी तो यहाँ पे ये काम करना बंद कर देते थे, काम नहीं करते थे और पूरा नॉर्मल जैसी सिचुएशन थी। और जैसे ही ये इस एरिया से गुजर जाता था तो फिर से काम तेजी से शुरू कर देते थे। तो सैटेलाइट से बच बच करके काम किया। रेत के टीले खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकलती थी उसको उसी तरीके से फैला देते थे जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन लगे, कहीं ढेर ऐसा नहीं लगे रहने देते थे, ताकि लगे कि यहाँ पे खुदाई किस चीज़ की चल रही है। छदम नाम और कोड नाम भी रखा था, कलाम जी ने अपना नाम मेजर जनरल पृथ्वीराजन रखा था। उसी तरीके से सेना की वर्दी पहनी थी और कई सैन्य अभ्यास वहाँ पे किए गए थे, ताकि लगे कि बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है। मॉक ड्रिल भी की गई थी, गाड़ियों को इधर उधर घुमाया गया था और रूटीन मूवमेंट लगे, ताकि 2-4 दिन पहले से ही ये सब काम शुरू कर दिया गया था। पोखरण ही क्यों चुना गया था? तो पोखरण इसलिए चुना गया था क्योंकि इस वहाँ पर आपकी वीरान इलाका है, जनसंख्या बहुत कम थी और मिट्टी की बनावट, वहाँ की मिट्टी सेल और सूखी थी, जो रेडियोधर्मी कणों को सोखने में मदद करती है। भूजल का स्तर, वहाँ जमीन के नीचे पानी का स्तर बहुत गहरा था, जिससे पानी के दूषित होने का खतरा कम था। तो एक तो वहाँ पे मिट्टी जो थी वो शुष्क थी, तो शुष्क मिट्टी रेडियोधर्मी तत्वों को जल्दी आकर्षित कर लेती है। और पानी जो था वो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, इसलिए अगर हम वहाँ पे परीक्षण भी करते थे तो पानी तक वो रेडिएशन नहीं पहुँचा था। तो पानी भी सुरक्षित रहा था और जनहानि भी उसमें नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम थी। इसलिए ये पोखरण वाला हिस्सा चुना गया था, जो कि आपका जैसलमेर राजस्थान का एक रेतीला इलाका है। इसका नाम रखा गया था आपका ऑपरेशन शक्ति। 1998 को ये मिशन था। असली सैन्य परमाणु संपन्नता 11 और 13 मई 1998 को हासिल हुई थी, क्योंकि इस समय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में 5 सफल परीक्षण किए गए थे। तो पहले 1 हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, लगातार 5 परीक्षण किए और जब खूब कन्फर्म हो गया कि हमने परमाणु बना लिया है, परमाणु ऊर्जा से हम लोग संपन्न हो गए हैं, तब इसका जो है आधिकारिक तौर से घोषणा कर दी की थी कि परमाणु हथियार संपन्न देश भारत बन चुका है। ठीक है ना? और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदम्बरम ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है ना? तो ये जब घोषित कर दिया गया था और अमेरिका की फिर प्रतिक्रिया भी आई थी, अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई थी। जब परीक्षण हुआ तो अमेरिका और पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ये जानकर हैरान थी कि इसकी नाक के नीचे ही इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला।
प्रतिबंध अमेरिका ने भारत पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारतीय जवाब में भारत ने हार नहीं मानी और जय जवान जय किसान के नारे के साथ जय विज्ञान जोड़ करके शक्ति का लोहा मनवाया था। तो अब भारत उस समय डरा नहीं था किसी से भी और अपना जो है वो कार्यक्रम जारी रखा था और हमें परमाणु संपन्न उस समय बनाया था। ये वो महान भाव थे जिन्होंने हमें आज परमाणु संपन्न घोषित करवाया है। तो कोई भी देश जो है वो अब हम पर आंख उठा करके नहीं देख सकता है। इतनी जल्दी जैसा ईरान पे हमला हुआ है, इस तरीके का हमला सीधे तौर पे भारत पे नहीं हो सकता है। इसके पीछे का कारण है परमाणु संपन्न देश का होना। ठीक है ना? तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इस युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये जो महान पुरुष थे जो हमारे जिन्होंने हमें परमाणु संपन्न बनाया, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अगर ये उस समय इतना अपना दिमाग ना लगा करके हमें परमाणु संपन्न बनाते या किसी के दबाव में आकर के परमाणु की हम लोग टेस्टिंग ना करते, तो आज की सिचुएशन क्या होती? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका क्या सोचना है इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।